आज हम लोग चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी ऑफ डिमांड का सेकेंड पार्ट को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग मांग की तालिका के बारे में, मांग की रेखा का निर्धारण कैसे होता है, किस प्रकार से मांग की तालिका का निर्माण किया जाता है, कैसे मांग की रेखा होती है, उसका अध्ययन आज की वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले मांग की तालिका। मांग की तालिका से आप क्या समझते हैं, मांग की तालिका क्या है, उसको देखते हैं। कीमत और मांग के बीच के संबंध को दर्शाने वाला तालिका को मांग की तालिका कहते हैं। अब मांग की रेखा, मांग की तालिका का चित्र के रूप में प्रस्तुतिकरण मांग की रेखा कहलाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। ये हमारा डिमांड शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है, एक तालिका दिया हुआ है जिसे हम लोग मांग की तालिका कहते हैं। इस तालिका को जब हम एक रेखा के रूप में रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसे हम लोग मांग की रेखा कहते हैं। मांग की रेखा की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम लोग देखते हैं। मांग की रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है। नेक्स्ट, मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल वाली होती है जो मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध को बतलाता है। ये दो महत्वपूर्ण चीज़, पहला कि मांग की रेखा जो है ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी होती है, और दूसरा यह ऋणात्मक ढाल वाली होती है। ऋणात्मक ढाल कहने का मतलब है कि कीमत और मांग के बीच उल्टा संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसके कारण मांग की रेखा ऋणात्मक ढाल की होती है। अब इस विपरीत संबंध को स्पष्ट तरीके से जानने के लिए हम लोग मांग का नियम को जानते हैं। मांग की नियम की व्याख्या सर्वप्रथम प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया। प्रोफेसर मार्शल ने एक मान्यता लिया है, सेटिरस पैरिबस। सेटिरस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अर्थात यदि अन्य बातें सामान्य रहे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मांग जो है वो कीमत पर निर्भर करता है, परंतु मांग कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर भी निर्भर करता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ पे ये मान लिया कि अन्य तत्व जो भी हैं, अदर थिंग्स जो भी हैं, वो सबके सब सामान्य रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा कीमत में, अर्थात कीमत में परिवर्तन से मांग में क्या परिवर्तन होता है उसको स्पष्ट तरीके से व्याख्या करने के लिए प्रोफेसर मार्शल ने मांग के नियम की व्याख्या की, और उन्होंने कहा कि यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो मांग का नियम यह बतलाता है कि कीमत के बढ़ने पर मांग में कमी और कीमत में कमी पर मांग में वृद्धि होता है, अर्थात मांग और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। आप टेबल में, तालिका में देख रहे हैं कि कीमत 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया बढ़ते जा रहा है। 5, 10, 15, 20 कोई भी वस्तु को अगर मांग किया जा रहा है तो उसका कीमत दिया हुआ है, और उस कीमत पर कितना मांग किया जा रहा है केजी में, यहाँ पे हमने इसे बताया है। जब 5 रुपया प्रति केजी कोई सामान मिल रहा है तो उसे कोई व्यक्ति के द्वारा 30 केजी डिमांड किया जा रहा है। कीमत बढ़कर 5 से 10 रुपया प्रति केजी हो जाता है तो वो 25 केजी डिमांड करता है। 10 से 15 रुपया प्रति केजी हो जाता है तो वो 20 केजी डिमांड करता है। 15 से 20 रुपया हो जाता है तो वो 10 केजी डिमांड करता है। अर्थात जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होता है, मांग की मात्रा में कमी होती जाता है। तो ऐसा मांग का नियम कहता है। तो मांग के नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि हो, उससे मांग की मात्रा में कमी होने लगती है। अर्थात दूसरे तरीके से अगर बोले कि यदि कीमत में कमी होता है तो उसकी मांग की मात्रा में वृद्धि होता है। अब इस टेबल के आधार पर यहाँ पे मांग की रेखा का निर्माण किया गया है।
ओ एक्स अक्ष पर डिमांड को लिया गया है, मांग की मात्रा को लिया गया है। ओ वाई अक्ष पर प्राइस को, कीमत को लिया गया है। अब आप देख रहे हैं 5 रुपये प्रति केजी जब कोई वस्तु है तो वो 30 केजी का डिमांड किया जा रहा है। ओ वाई अक्ष पर आप देखें कीमत 5 रुपया, तो वो 30 केजी, 32 से पहले है, 30 केजी डिमांड कर रहा है। कीमत बढ़कर 10 रुपया हुआ, 10 रुपया हुआ, तो वो 25 केजी डिमांड कर रहा है। कीमत बढ़कर 15 रुपया हुआ तो वो आपका डिमांड उसका घट गया है, 20 केजी हो गया है। और कीमत जब बढ़कर 20 रुपये प्रति केजी हो गया तो वो डिमांड 10 केजी के बराबर कर रहा है। तो आप लगातार इस टेबल और रेखा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है, मांग में कमी हो रही है। जस्ट उल्टा भी अगर आप करें कि कीमत में यदि वृद्धि हो रहा है तो मांग में कमी हो रहा है एक, और इसके विपरीत कीमत में यदि कमी हो रहा है तो मांग में वृद्धि हो रहा है। तो ये जो विपरीत संबंध पाया जाता है कीमत और मांग में, मांग की मात्रा में, इसके कारण ही मांग की रेखा जो है ऋणात्मक ढाल वाला होता है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मांग 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। और वहाँ पे भी आपने एक नोट में देखा था कि बाजार मांग व्यक्तिगत मांग की तुलना में अधिक ढाल वाला होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि बाजार मांग का ढाल कम और व्यक्तिगत मांग का ढाल अधिक होता है। स्टीपर जो है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और फ्लैटर जो है वो मार्केट डिमांड कर्व। तो यही ढाल है, ये ढाल जो है ऋणात्मक होता है। इसी ढाल के आधार पर व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग के ढाल का निर्धारण भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोग मांग रेखा की ढाल को देखते हैं, किस प्रकार से मांग रेखा की ढाल का निर्धारण किया जाता है। मांग रेखा की ढाल कीमत में परिवर्तन और वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का अनुपात है। मांग रेखा की ढाल क्या है? यह एक अनुपात है। किसका अनुपात है? तो वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत में परिवर्तन की मात्रा, अर्थात मांग रेखा की ढाल बराबर कीमत में परिवर्तन बटा मांग की गई मात्रा में परिवर्तन। इसे हम लोग मैथमेटिकल रूप में अगर दिखाते हैं, गणितीय रूप में दिखाते हैं, तो डेल्टा पी बटा डेल्टा डी, जिसे हम लोग चेंज इन पी बटा चेंज इन डी कहते हैं। मतलब कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है और मांग की गई मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है, इन दोनों के परिवर्तन के अनुपात को ही मांग की रेखा की ढाल के रूप में दिखलाते हैं। एक ग्राफ आप देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष डी डी और इधर ओ वाई अक्ष में पी P1 से डिनोट किया जा रहा है। तो जब प्राइस P होता है, जब कीमत P होता है तो उस समय डिमांड D है, कीमत घट गया P1 हो गया, डिमांड बढ़ गया। क्योंकि मांग का नियम कहता है कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि और कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P से घटकर P1 हो गया, मांग D से बढ़कर D1 हो गया। यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि जब D से अर्थात मांग D से बढ़कर D1 हुआ तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन को डेल्टा D से डिनोट करते हैं हम लोग। त्रिभुज जो यहाँ पे है डेल्टा को बताता है, चेंज को बताता है, परिवर्तन को बताता है। उसी प्रकार से जब प्राइस P से P1 हुआ तो यहाँ पे चेंज P अर्थात डेल्टा P, तो इसी के आधार पर हम लोग किसी भी ढाल, किसी भी रेखा का ढाल का निर्माण करते हैं। ऐसे ढाल निकालने के लिए, स्लोप निकालने के लिए P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लोग लेते हैं, लंब बटा आधार होता है। तो लंब यहाँ पे हमारा जो है चेंज इन P को बता रहा है, अर्थात कीमत में परिवर्तन को बता रहा है, और B जो है, बेस जो है, आधार जो है, चेंज इन D को बता रहा है, डेल्टा D को बता रहा है, जो मांग की गई मात्रा में परिवर्तन को बता रहा है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मांग रेखा की ढाल
कीमत में परिवर्तन बटा मांग की गई मात्रा में परिवर्तन के अनुपात होता है। अर्थात मांग की रेखा की ढाल बराबर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल टू चेंज इन पी बाय चेंज इन डी होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, मांग की रेखा के ढलान ऋणात्मक होने के कारण, प्राय 12 क्लास में क्वेश्चन आया करता है कि मांग की रेखा ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो इसके 4 प्रमुख कारण, जिसमें से घटती सीमांत उपयोगिता नियम। घटती सीमांत उपयोगिता नियम कहने का मतलब है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता प्रायः घटते चली जाती है। यहाँ भी एजम्पशंस लिया गया है मार्शल के द्वारा, यदि अन्य बातें सामान्य रहे तो यदि अन्य बातें सामान्य रहने पर किसी भी वस्तु का लगातार उपयोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, और ये सीमांत उपयोगिता घटने के कारण मांग की रेखा की ढलान भी ऋणात्मक या घटती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का अर्थ जब कोई दो वस्तुएं आपस में प्रतिस्थापक होती है, अर्थात सब्स्टिट्यूट होती है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, तो जब एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होता है तो इसका असर दूसरे वस्तु के मांग पर पड़ता है, जिसके कारण भी मांग की रेखा का ढलान जो है ऋणात्मक होता है। उसी प्रकार से आय प्रभाव होता है, यदि लोगों का आय बढ़ता है तो वो डिमांड अधिक करते हैं, आय घटता है तो वो डिमांड कम कर देते हैं। तो यहाँ भी आय का डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है, लेकिन डिमांड और प्राइस के बीच जो है इन्वर्स रिलेशन, विपरीत संबंध होने के कारण भी मांग की रेखा ऋणात्मक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, उपभोक्ताओं की संख्या। उपभोक्ता की संख्या भी मांग की रेखा को ऋणात्मक होने का एक कारण है। यदि उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होती है, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो डिमांड अधिक होगा। उपभोक्ताओं की संख्या में कमी होती है तो डिमांड कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे भी हम लोग क्या देखते हैं कि उपभोक्ताओं की संख्या और डिमांड के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन डिमांड और प्राइस के बीच जो है वो विपरीत संबंध, इन्वर्स रिलेशन है, जिसके कारण मांग की रेखा के ढलान जो है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे ये मांग का नियम काम नहीं करता है, जिसे हम लोग मांग के नियम के अपवाद के रूप में जानते हैं, जैसे गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा इसका एक्सप्लेन किया गया था, और गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिसे हम लोग घटिया वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं। तो उन घटिया वस्तुओं में क्या होता है कि मांग का नियम कम नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल, सड़ा टमाटर को अगर ले लेते हैं, या सब्जियां जितने भी है, अगर वो ख़राब होते जाते हैं तो वो गिफिन वस्तुओं के रूप में आ जाती हैं। ब्रेड हो गया, ये भी गिफिन वस्तु के रूप में आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उसका प्राइस बढ़ता है तो क्या है कि उन वस्तुओं का डिमांड भी अधिक, प्राइस अगर घटता है तो वस्तुओं का डिमांड कम हो जाता है। जहाँ पे गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग और कीमत के बीच सीधा संबंध पाया जाता है, लेकिन मांग का नियम कहता है कि वस्तु और कीमत के बीच, डिमांड और कीमत के बीच विपरीत संबंध पाया जाना चाहिए, लेकिन गिफिन वस्तुओं में ऐसा संभव नहीं होता है, इसीलिए गिफिन वस्तुएं मांग नियम के अपवाद हैं। नेक्स्ट, प्रतिष्ठा पूरक वस्तुएं। प्रतिष्ठा पूरक कहने का मतलब है इसका आपको प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए, अपना प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए, किसी के प्रतिष्ठा के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे चाहे उसका प्राइस कुछ भी बढ़ के क्यों ना हो, आप उसे खरीदेंगे ही। तो यहाँ भी वस्तु के कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध हो जाता है, जिसके कारण भी ये मांग का नियम काम नहीं करता है और ये आपका मांग के नियम का अपवाद है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो मान लिया जाए कि आपका कोई संबंधी आया हुआ है, उन्हें कपड़ा देना है, जो हम लोग का रीति रिवाज में चलता है, कपड़ा देना है। तो
हम दुकान गए, दुकान में कपड़ा हमें पसंद आया, उस कपड़े का दाम चाहे कुछ भी हो उसे हम लोग खरीद लेते हैं या दे देते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल छठ पूजा का अगर हम लेते हैं, छठ पूजा में घी का प्राइस कुछ भी होता चला जाता है तो वहाँ पे हम लोग घी परचेज करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग नहीं देखते उसका डिमांड और प्राइस, जनरली यहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हम अपने प्रतिष्ठा के लिए उसे परचेज कर रहे हैं और प्राइस भी राइज करते चला जाता है, डिमांड भी राइज करते चला जाता है। तो ये डायरेक्ट संबंध जो देखने को मिलता है वह मांग के नियम के अपवाद को स्पष्ट करता है। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति में भी मांग का नियम काम नहीं करता है। मांग का नियम जो है अपवाद स्वरूप वर्क करता है, अर्थात कीमत और मांग के बीच सीधा संबंध देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दिखावे के लिए ली गई वस्तुएं। बहुत सारे वस्तुएं ऐसी है जो हम दिखावटी के लिए करते हैं। तो दिखावटी के लिए जब हम कोई वस्तु का डिमांड करते हैं, परचेज करते हैं, तो वहाँ पे वस्तु और उन वस्तु के कीमत में सीधा संबंध देखने को मिलता है। तो जिसके कारण वो मांग की रेखा नीचे ऋणात्मक नहीं बल्कि वो धनात्मक हो जाती है, नीचे से ऊपर उठने लगती है दाहिनी ओर। और मांग के नियम के अपवाद में इन चारों स्थितियों में मांग की रेखा ऋणात्मक न होकर वो धनात्मक हो जाती है। इस प्रकार से मांग के नियम के ये अपवाद हैं।